पहला टॉपिक है अब आज का भारत पर विदेशी आक्रमण। अब समझिएगा, पहले विदेशी या वैदेशिक आक्रमण का तात्पर्य है कि विदेशी भूमि से भारत पे किन किन आक्रांताओं ने आक्रमण किया, कौन कौन से ऐसे देश रहे हैं या कौन कौन से ऐसे शासक रहे हैं। तो यहाँ से आपको जैसे क्वेश्चन बनेंगे तो पहला तो ये होगा कि विदेशी आक्रमण का क्रम बताइए, एक क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकते हैं कि विदेशी आक्रमण के स्रोत क्या हैं, फिर इनका प्रभाव क्या है। तो बेसिकली ज़्यादातर यही क्वेश्चन होता है। जैसे अभी तक आप पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते होंगे किताबों में कि विदेशी आक्रमण में सीधे हखामसी और दे दिया सिकंदर का आक्रमण यूनान का। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, पहले अगर क्रम देखा जाए तो भारत में वैदेशिक आक्रमण का क्रम, तो क्रम की दृष्टि से सबसे पहले आपका आएगा हखामसी, इसके बाद आएगा यूनान या सिकंदर 2, इसके बाद आप क्या आएंगे इंडो ग्रीक 3। अब चूंकि इंडो ग्रीक जो हैं ये कहाँ के बेसिकली हैं बैक्टीरिया के। इंडो ग्रीक मुख्यतः बैक्टीरिया से आए थे, अभी उनकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए इंडो ग्रीक के स्थान पे बैक्टीरिया भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आप ब्रैकेट लिख लीजिएगा बैक्टीरिया, इसके बाद शक को सीथियन और या वायसंग भी कहते हैं, वायसंग। अब इसका तात्पर्य समझिएगा कि शक को भारतीय इतिहास में सीथियन कहा गया है, जबकि चीनी इतिहास में इन्हें वायसंग कहा गया है। भारतीय इतिहास में सीथियन और चीनी इतिहास में वायसंग। इसके बाद पहलव, फिर कुषाण। इसके बाद पहलव फिर कुषाण। तो इनका क्रम समझिएगा विदेशी आक्रमण का, क्योंकि बेसिकली क्या है, जो बुक लिखा जाता है तो 2 आक्रमण तो दिखा देते हैं विदेशी के नाम पे, और इसके बाद इनकी चर्चा कर देते हैं सीधे आपके मरणोत्तर काल में। तो अगर आपको समझिएगा तो पहले क्वेश्चन आएगा कि भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी राजवंश, तो हखामसी। अगर पूछेगा मरणोत्तर काल में भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। चूँकि इंडो ग्रीक जो थे बेसिकली कहाँ के आए थे, बैक्टीरिया से आए थे। तो इनकी जो बैक्टीरिया वाली शाखा थी, यही शाखा जो है भारत की तरफ आक्रमण करती है। और जो दूसरी शाखा इनकी है वह निकल जाती है आपकी पार्थिया में। तो जो इंडो ग्रीक की शाखा भारत की तरफ आती है, इसमें मुख्यतः इनमें एक तो थे इंडो ग्रीक के जो भारत की तरफ बैक्टीरिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं, वो थे डायोडोटस। समझिएगा, ये वहाँ का इतिहास है, डायोडोटस है। और जो पार्थिया की तरफ अपना इतिहास या संस्कृति स्थापित करते हैं, उनका नाम है आपका आर्सेकस। तो इसके बाद क्या हुआ कि यही बैक्टीरिया वाले जब भारत में आक्रमण करते हैं मरणोत्तर काल में, तो इनके प्रमुख नेता आपके कौन हैं, डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस एक प्रमुख इनके नेता हुए। इसी के आधार पे जो इन्होंने भारत में जब राजवंश अपना स्थापित किया, उसे कहा गया डेमेट्रियस वंश। तो पहला इनका हो गया डेमेट्रियस वंश, ठीक है। और दूसरा वाला जो था वो कहलाए यूक्रेटाइडिस वंश। तो मतलब इसमें 2 वंश हुए, इंडो ग्रीक या बैक्टीरिया में 2 वंश भारत में आते हैं, एक तो डेमेट्रियस वंश, दूसरा आता है आपका यूक्रेटाइडिस वंश। तो 2 वंश वाले इसमें आते हैं। डेमेट्रियस वंश में जो आपके बेसिक जो महत्वपूर्ण आपके शासक हैं, उनमें सबसे प्रमुख है, एक तो हो गए हैं डेमेट्रियस, और दूसरे महत्वपूर्ण जो हैं आपके उसमें आते हैं मेनांडर,
ठीक है, ये इसमें महत्वपूर्ण आते हैं। और उसके बाद जो आपके यूक्रेटाइडिस वंश है, तो उसमें एक नेता तो यूक्रेटाइडिस खुद हैं, दूसरे महत्वपूर्ण हैं एंटियालकिडस, ठीक है, एंटियालकिड्स हैं। हाँ, तो दो। इसके बाद फिर समझिएगा, फिर आते हैं शक, फिर आते हैं पहलव तप कुषाण। और इनका क्रम याद रखिएगा, तो दो तरह से क्रम होगा, या तो चार ऐसे ही आ जाएगा, बैक्टीरिया, शक, पहलव और कुषाण, और या तो इनको एक साथ मिला के दे सकता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। दो मौर्य काल से पहले हैं और दो मौर्य काल के बाद हैं, और चार मौर्य काल के बाद हैं, इसीलिए वो आपके मौर्योत्तर काल के शासक कहलाते हैं। तो अब प्रथम विदेशी आक्रमणकारी जब पूछता है तो अक्सर देखे होंगे हखामसी और सिकंदर ऑप्शन नहीं होता, हमेशा डेमेट्रियस ऑप्शन होता है, तो हो जाता है आपका आंसर डेमेट्रियस। तो ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी है, लेकिन किस काल का? यह आपका मौर्योत्तर काल का है। अब आगे चलिए, इसमें से सबसे पहले जो प्राक मौर्यन काल है, मतलब मौर्य काल से पूर्व जो महत्वपूर्ण वंश है, उसमें आते हैं पहले हखामसी। हखामसी राज्य जो है वह फारस में था, फारस या ईरान या पर्सिया तीनों एक नाम है। तो प्रथम, चूँकि यहाँ पे हखामसी वंश का राज्य हुआ, इसीलिए इसे हम हखामसी साम्राज्य भी कहते हैं, और ये आपके ईरानी साम्राज्य भी कहलाता है, या पारसियाई या पारसिक, ठीक है, तो पारसिक साम्राज्य भी कहा जाता है, पारसिक साम्राज्य। इसके बाद अब समझिए कि इनके जो इतिहास हैं उसके स्रोत क्या हैं। तो पारसिकों ने का भारत से कैसा रिलेशन रहा, इन्होंने भारत में जो आक्रामक नीति स्थापित की उसके बारे में साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, और उनका प्रभाव क्या रहे, इन सब की चर्चा जो मिलती है उसमें से मुख्यतः मिलता है आपका, एक तो प्रमुख इसके स्रोत हैं जेनाफोन ने हम कल चर्चा किए थे, कई किताब लिखा है, ठीक है, बैंक्विट है उनका, इकोनॉमिक्स है उनका, हेलेनिका है, इसके बाद एनाबेसिस है, साइरोपीडिया है, मेमोरेबिलिया है, ठीक है, तो मेमोरेबिलिया है, हमने चर्चा किया था, जिसमें सुकरात के ऊपर अभियोग की चर्चा मिलती है। और अगले एक तो आपका जेनाफोन हो गए, जेनाफोन से साइरस के बारे में जानकारी मिलती है, और इनका जो मुख्य ग्रंथ है पारसिक आक्रमण के बारे में या पारसिक इतिहास के संदर्भ में, वो है साइरोपीडिया, वो साइरस की जीवनी, जो वहाँ के, क्योंकि इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं साइरस, इस वंश के संस्थापक साइरस हैं, उनका जो उन्होंने इतिहास लिखा है वह कहलाता है साइरोपीडिया। इसके बाद कुछ क्लासिकल यूनानी लेखक हैं जिनसे हमें साक्ष्य मिलता है। तो एक तो आपके हो गए जेनाफोन, दूसरे हो गए आपके क्लासिकल यूनानी इतिहासकार, इनसे इसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है हेरोडोटस की हिस्टोरिका, की हिस्टोरिका जो ड्यूनिल भाषा में लिखी गई है, इसमें ये हो गया। और इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है, वह है उनका अभिलेख, जिसमें दारा प्रथम के 3 अभिलेखों की चर्चा हमने पहले भी किया था। वह है बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, समझिएगा, ऐसे एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि किसके अभिलेखों में भारत को पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत कहा गया है। तो एक तो क्वेश्चन आपको ऐसे हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन और हो सकता है कि कौन सा ऐसा ईरानी शासक है जिस शासक के संदर्भ में हमें यह जानकारी मिलती है कि जो दक्षिणी मेम्ब्रेन है उसका, पर्सिपोलिस का दक्षिणी मेंबर, उसमें, ठीक है, उसी पर एक लिखा गया है अभिलेख है। उस अभिलेख में जो करदाताओं की सूची है
उसमें भारत का नाम मिलता है। तो दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक क्वेश्चन वह कि पहले बात अभिलेख किसका है, तो दारा प्रथम का है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि किसमें करदाताओं की जो सूची दी गई है उसमें हिंदू का मिलता है उल्लेख। हिंदू मतलब होता है हिंदुस्तान या भारत। तो अगर वह क्वेश्चन आ जाएगा तो वह आंसर हो जाएगा अर्तजरक्सीज। समझिएगा, अभी हम आपको आगे क्वेश्चन बताएंगे, इसीलिए आपको बता रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। तो जब अर्तजरक्सीज को पूछेगा तो वो आंसर हो जाएगा कि पर्सिपोलिस के दक्षिणी मेंबर पे, ठीक है, उसको बोलते हैं मंबेर, दक्षिणी मंबेर पर जो लिखा गया है अभिलेख, उससे अर्तजरक्सीज के बारे में जानकारी मिलती है। और मतलब जो भारतीय दानदाताओं की जो दानदाताओं की सूची है या करदाताओं की सूची है, उन करदाताओं की सूची में जो उल्लेख मिलता है उसमें अर्तजरक्सीज के काल के बारे में जानकारी मिलता है कि भारत उसके अधीन था। तो हमें ऐसे भी जानकारी प्राप्त होती है। अब समझिएगा, अब ये तो हमारे पास इनके ऐतिहासिक स्रोत हुए। आगे आइए, अब ऐतिहासिक स्रोत के बाद पारसिक साम्राज्य को देखते हैं। पारसिक साम्राज्य की स्थापना या फारसी साम्राज्य की स्थापना साइरस ने किया है। साइरस के बारे में जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनमें से साइरोपीडिया में जेनाफोन ने लिखा है कि साइरस ने बैक्टीरिया पे अधिकार करने के साथ भारतीय क्षेत्र पे भी अधिकार करता है और इसके माध्यम से वह अपना साम्राज्य एड्रियाटिक सागर तक पहुंचाता है। और एड्रियाटिक सागर का तात्पर्य होता है हिंद महासागर, ठीक है। एड्रियाटिक सागर का मतलब होता है हिंद महासागर। तो इसका मतलब है कि हिंद महासागर तक जो साम्राज्य के विस्तार की बात हो रही है और भले ही अतिरंजित हो सकती है, हाइपरबोलिज्म हो सकता है, उसमें कुछ अतिरंजना मिल सकती है, लेकिन यह इससे थोड़ा बहुत इससे प्रमाणित होता है कि संभवतः ईरानियों ने भारत के क्षेत्र पे कुछ भूभाग पे अधिकार कर लिया था। दूसरा, आगे चल के जब साइरस के बाद इनके अन्य उत्तराधिकारी आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके क्षयार्स हैं, कंबुज हैं, हाँ, इसके बाद जो अन्य प्रमुख शासक होते हैं दारा प्रथम के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। इन तीनों अभिलेखों में चर्चा करते समय 3 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। एक आपका है सतगु, दूसरा है आपका गदर, ठीक है, सतगु, गदर और हिदू, ठीक है, ये 3 का उल्लेख मिलता है। तो जो सिंधु नदी का बेल्ट है उसको उसमें कहा गया है हिदू मतलब होता है आपका हिंद, चूँकि सिंध नदी के अब हम लोग जो पूर्वी स्थल में भारत का मुख्य क्षेत्र था, इसीलिए ज़्यादातर हम लोग सिंधु और हिंदू दोनों को अक्सर यूरोपियों ने और यूनानियों ने समानार्थी रूप में प्रयोग किया है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे चर्चा मिलती है, सतगु मतलब होता है सप्तसंधव प्रदेश, गदर मतलब होता है गंधारिन, हाँ, और हिदू मतलब होता है आपका सिंधु नदी का बेल्ट। इसका मतलब है उसमें उल्लेख मिलता है कि इन क्षेत्रों पर दारा प्रथम के अधिकार थे। इसी बात की पुष्टि हेरोडोटस करता है और हेरोडोटस कहता है कि दारा प्रथम का जो साम्राज्य विस्तार था उसमें हिंद तक का विस्तार मिलता है, भारतीय प्रदेश तक शामिल थे और भारतीय प्रदेश उन करदाताओं में एक महत्वपूर्ण योगदान या एक महत्वपूर्ण भागीदार था जो प्रतिवर्ष 360 टैलेंट मुद्रा प्रतिवर्ष पारसिक साम्राज्य को देता था। तो इससे पता चलता है, एक तो इतिहास की 360 टैलेंट देता था, दूसरा पता चलता है कि भारतीय कुछ हद तक या कुछ समय तक के लिए इनके अधीनस्थ थे, तीसरे पता चलता है कि जो टैलेंट मुद्रा थी वहाँ ईरान में चलती थी, ठीक है। इनसे हमारे पास ये साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके बाद के शासक, ठीक है, इसके बाद के शासकों में जरक्सीज फिर अर्तजरक्सीज होते हैं। जरक्सीज और अर्तजरक्सीज, जो आपका जरक्सीज हैं, इनके समय की घटना पता चलता है कि संभवतः यूनानियों से जब इनका युद्ध हो रहा था तो यूनानियों से युद्ध के दौरान इन्होंने भारतीय सैनिक टुकड़ी का प्रयोग किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और इसका उल्लेख यद्यपि तत्कालीन इतिहासकारों ने भी किया है तो कमोबेश थोड़ा बहुत माना जा सकता है।
और अंतिम जो इसके बाद महत्वपूर्ण जो शासक होते हैं अर्तजर्कसीज। अर्तजर्कसीज के बारे में हमने चर्चा किया कि अर्तजर्कसीज के समय तक जो पर्सिपोलिस है उसके मंबेर पर, उसके जो वेदिका के आसपास जो उसके स्तंभ हैं उसके दक्षिणी हिस्से पर हमें जो करदाताओं की सूची मिलती है कि ऐसे करदाता जो लोग पारसिक साम्राज्य को नियमित रूप से कर या राजस्व देते थे, उनमें भारतीय का भी नाम मिलता है, हिंदू या सिंधु का उल्लेख मिल रहा है, जिससे पता चलता है कि इस समय तक कमोबेश भारतीय प्रदेश में उनका अधिकार बना रहा था। लेकिन इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण शासक आते हैं दारा तृतीय। दारा तृतीय के समय से भारतीय प्रदेशों के साथ उनके संपर्क की पुष्टि नहीं हो पाती है। दूसरी बात, दारा तृतीय का जब समय है उस समय तक सिकंदर यूनान में काफ़ी हद तक एक बड़े साम्राज्य के निर्माण की ओर अग्रसर हो चुके थे और इसी प्रक्रिया में सिकंदर ने 434 बीसी में 434 ईसापुर में सिकंदर ने पहले ईसस के मैदान में, एक युद्ध है बैटल ऑफ ईसस के युद्ध में पहली बार दारा तृतीय को पराजित किया। लेकिन दारा तृतीय इसमें पराजित भले हुए लेकिन अंतिम पराजय इसमें नहीं हो पाई थी। तो ईसस के युद्ध के बाद 331 ईसापुर में सिकंदर ने पुनः आक्रमण किया पारसिक साम्राज्य पे, दारा तृतीय पे, और यह युद्ध हुआ अरबेला का युद्ध। यह अरबेला में हुआ तो इसे कहते हैं अरबेला का युद्ध। तो दो युद्ध हुआ है, ईसस का युद्ध और अरबेला का युद्ध। अरबेला के युद्ध में पूरी तरह से दारा साम्राज्य जो है समाप्त हो गया। पारसिक साम्राज्य को पूरी तरह समाप्त करने के बाद सिकंदर ने यहाँ तक अधिकार कर लिया। तो सिकंदर एक बड़े भूभाग पे अधिकार कर लेता है और यही ईरान तक पहुँच के बाद उसे भारतीय प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है, भारतीय समृद्धि के बारे में जानकारी मिलती है, भारतीय कला संस्कृति इतिहास के बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। इसी से वो प्रभावित होकर भारतीय प्रदेशों की ओर अग्रसर होता है। तो एक तो भी सिकंदर आगे चलेंगे, लेकिन एक सिकंदर के लिए पृष्ठभूमि का काम पारसिक साम्राज्य ने कर दिया। अब जहाँ तक इस साम्राज्य, तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, अरबेला का युद्ध कई बार पूछा गया है, ईसस का युद्ध पूछ सकता है, याद रहे। अर्तजर्कसीज के समय के जो करदाताओं की सूची है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो कई बार बना है जो हेरोडोटस ने 20वां प्रांत बताया है, जो हिंदू या सिंधु प्रदेश को दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत बताया है। और कितना कर देता था, 360 टैलेंट, यह भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब जहाँ तक पारसिक आक्रमण के प्रभाव की चर्चा है तो ये कह सकते हैं कि पारसिक जो हैं ये प्रथम ऐसे आक्रांता हैं, प्रथम ऐसे इन्वेडर्स हैं, ऐसे ये लोग आक्रमणकारी हैं जिनके माध्यम से भारत का पश्चिमी देशों से संपर्क स्थापित होता है। तो पश्चिमी देशों से संपर्क की आधारशिला यहाँ से पड़ती है। उसके बाद इसी के माध्यम से पश्चिम देशों के साथ थोड़ी बहुत मात्रा में शुरुआती चरण में व्यापार वाणिज्य संगठित होता है, उनसे संबंध स्थापित होता है। बाह्य संपर्क की स्थापना के क्रम में अनेक अन्य परिवर्तन आते हैं, जैसे कि जो खरोष्टी लिपि है और अरमाइक लिपि है, जिसका व्यापक प्रयोग आगे चल के अशोक के अभिलेखों में मिलता है। यह माना जाता है कि यह ईरान से लिया गया है। इसी तरह दारा प्रथम शासक थे जिसे ईरानी इतिहास में दायर वसु कहा गया है। ठीक है, तो दारा ऐसे प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने राजाज्ञा खुदवाने की प्रथा शुरू किया था। तो राजाज्ञा अभी तक पत्थर के स्तंभों पे नहीं खुदा जाता था, इसकी शुरुआत दारा प्रथम ने किया था। इसीलिए माना जाता है कि संभवतः अशोक ने जो राजाज्ञा जारी करना शुरू किया वह भी ईरानियों से लिया गया था। इसी तरह जो गुफा काट के, ठीक है, बिहार बनाने की परंपरा आई, गुहा लेख बनाने की परंपरा आई, वह भी ईरानियों से माना जाता है लिया गया है। तो ये ईरान की देन है। अगला ईरान का देन है। कहा था कि शासक के जन्म दिवस पर केश प्रक्षालन, सिर मुंडवाने की प्रथा थी। ये भी कहा था कि ईरान की देन है, केश प्रक्षालन। और इसी तरह दंड विधान के रूप में भी सिर मुंडवाने का उल्लेख भी
माना जाता है कि ईरान से लिया गया है। तो दंड के रूप में भी है और राजा के जन्म दिवस के रूप में इसको बोलते हैं केश प्रक्षालन अनुष्ठान। ठीक है, तो वह है केश प्रक्षालन, तो उसका भी शुरुआत यहीं से माना जाता है। इसी तरह क्षत्रप प्रणाली, जो क्षत्रप सिस्टम है, वास्तव में क्षत्रप प्रणाली जो है वह मुख्यतः शक कुषाण काल में विकसित रूप से देखने को मिलती है, शक कुषाण पहलुओं में देखने को मिलती है, लेकिन इसके प्रारंभिक चरण जो हैं हमें ईरानी शासन के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं। तो ईरान से या पारसिक आक्रमण के फलस्वरूप क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत भी होती है, क्षत्रप प्रणाली की भी शुरुआत होती है। बाद में सिकंदर का जब आक्रमण होता है तभी सिकंदर ने कई क्षत्रप नियुक्त किए थे, अभी आगे चलेंगे, जिसमें पिथोन थे, आम्भी थे, पोरस थे ना, तो उनको अपना क्षत्रप नियुक्त करके गए थे, तो उन्होंने भी इसको प्रोत्साहित किया। लेकिन आगे चल के विकसित जो क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ एक संगठनात्मक ढांचे के रूप में, वह कहाँ हुआ, वह आगे चल के होता है शक कुषाण और पहलव के काल में होता है। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन आया, वह था कि पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों में रजत मुद्रा, जिसका नाम था सिगलोई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पश्चिमोत्तर भारत में जो सिगलोई मुद्रा थी, छोटा सा है सिगलोई, हाँ सिगलोई, रजत मुद्रा और डेरिक स्वर्ण मुद्रा, डेरिक स्वर्ण, ये धातु ही पूछेगा पहले, अब फिर पूछेगा किसकी मुद्रा है। ठीक, तो इस मुद्रा को भी पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों में चलाने का श्रेय जो है वह इन्हीं लोगों को दिया जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके संदर्भ में। अब चलते हैं सिकंदर, हिंट डालिएगा, हाँ यूनानी आक्रमण या सिकंदर। सिकंदर यूनानी संस्करण में अलेक्जेंडर, सिकंदर को लॉर्ड ऑफ एशिया, सिकंदर को लॉर्ड ऑफ एशिया बैसिलस ऑफ मेसिडोन, बैसिलस ऑफ मेसिडोन, फायरो ऑफ इजिप्ट, फायरो ऑफ इजिप्ट, और शहंशाह पर्सिया कहा जाता है, शहंशाह ऑफ पर्सिया, शहंशाह ऑफ पर्सिया कहा जाता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, समझिए। लॉर्ड ऑफ एशिया, एशिया का अधिपति, सिंपल है। फायरो मतलब होता है फराओ, फराओ जो होते थे बेसिकली आपके राजाओं की उपाधि होती थी, फराओ या फायरो, ये उनकी उपाधियाँ होती थी मिस्र में। तो जो मिस्र के पिरामिड बनाए गए हैं उनमें ज़्यादातर फराओ, उन्हीं के शासकों को दफनाया गया है, तो फराओ जो है वहाँ के शासकों को कहा जाता है। ठीक है, फराओ मतलब राजा या शासक, ठीक है, जिसमें ईश्वरीय या दैवीय नियोजन जिसमें स्थापित हो, जिसमें कुछ दैवीय अधिकार निहित हो। शहंशाह सिंपल ही है, पर्सिया मतलब ईरान का,
बैसिलस का मतलब होता है इम्परर या किंग। बैसिलस का मतलब होता है राजा। तो बैसिलस ऑफ मेसिडोन, मेसिडोन का राजा कहा गया है। अब एक उपाधि और बताइए कि भारतीय इतिहास में किस शासक को बैसिलियस ऑफ बैसिलस कहा गया है? भारतीय इतिहास में किस शासक को बैसिलियस ऑफ बैसिलस, इसका मतलब था राजाओं का राजा कहा गया है? बैसिलियस ऑफ बैसिलस। कनिष्क, कनिष्क की उपाधि है बैसिलियस ऑफ बैसिलस। ब्रैकेट यहीं आप लिख सकते हैं। कनिष्क की उपाधि है बैसिलियस ऑफ बैसिलस। बैसिलियस ऑफ बैसिलस। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, सिकंदर का वंश का नाम क्या है? सिकंदर किस वंश का शासक था? बताइए, जिस वंश का था उस वंश का पहला शासक कौन है? आर्गिद। सिकंदर आर्गिद। इसका अंग्रेजी लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लैटिन और यूनानी वर्ड हैं, तो इनके प्रोनाउंसिएशन में आप लगातार परेशान रहेंगे। ARGEAD, आर्गिड डायनेस्टी। सिकंदर आर्गिड डायनेस्टी का था, जिसके प्रथम शासक थे कार्नोस। इसके प्रथम शासक थे कार्नोस। इसके प्रथम शासक थे कार्नोस। सिकंदर का जन्म 356 BC में मध्य मकदूनिया के पेल्ला गांव, पेल्ला जगह है, ठीक है, मध्य मकदूनिया के पेल्ला में हुआ था। ये उनकी राजधानी भी थी, पेल्ला उनकी राजधानी भी है। तो यह मध्य मकदूनिया में स्थित है पेल्ला, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है 356 में BC में। इनके पिता फिलिप द्वितीय, माता ओलंपिया थी। ओलंपिया इनके पिता की चौथी रानी थी। ओलंपिया इनके पिता की चौथी रानी थी। क्या हुआ, लगभग 336 ईसा पूर्व तक आते आते, ठीक है, अभी हम आके चर्चा और कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी कहानी जान लीजिए फिर सिकंदर पाते हैं। 336 ईसा पूर्व तक आते आते यूनान की स्थिति खराब हो गई, मकदूनिया की, वहाँ गृहयुद्ध की स्थिति आ गई। और उस स्थिति में आएगे नामक स्थान पे, यह है आएगे नामक स्थान पे एक शादी समारोह के दौरान इनके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या उनके ही सुरक्षाकर्मी के जो हेड था, सुरक्षा गार्ड का जो हेड था, उसने इनकी हत्या कर दिया था। उसका नाम है पोसानियस, ठीक है, पोसानियस के द्वारा इनकी हत्या की गई फिलिप की। तो फिलिप की जब हत्या आएगे नामक स्थान पे किया गया पोसानियस के द्वारा, तो उसी के बाद उसी स्थान पे ऑन द स्पॉट सिकंदर को राजा घोषित किया गया। ऑन द स्पॉट सिकंदर को राजा घोषित किया गया।
अब 2-3 क्वेश्चन बताते हैं, फिर स्रोत पे आते हैं, सिकंदर पे। सिकंदर के प्रारंभिक शिक्षक कौन हैं? प्रारंभिक शिक्षक लियानिडस। सिकंदर के प्रारंभिक शिक्षक का नाम है लियानिडस। सिकंदर के प्रारंभिक शिक्षक का नाम है लियानिडस, और इसके बाद इनके महत्वपूर्ण शिक्षक हुए अरस्तु। तो प्रारंभिक शिक्षक पूछेगा तो लियानिडस। अकबर के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? अकबर के प्रारंभिक शिक्षक, हाँ, मोहम्मद लतीफ़, मोहम्मद अब्दुल लतीफ़। अरस्तु का सिकंदर पे सर्वाधिक प्रभाव रहा। अरस्तु ने सिकंदर के व्यक्तित्व से लेकर सिकंदर के सभी एस्पेक्ट पे, उनके जो भी सिकंदर के जीवन शैली थी, सब पे उनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। अरस्तु ने सिकंदर के लिए कौन सी किताब लिखी थी? अरस्तु ने सिकंदर के लिए 2 महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। पहला का नाम था आन किंगडम, ठीक है, पहला का नाम है आन किंगडम, आन किंगडम, और दूसरे का नाम है कंसर्निंग कॉलोनीज, CONCERNING, कंसर्निंग कॉलोनीज। कंसर्निंग कॉलोनीज नामक ग्रंथ लिखा है सिकंदर के लिए। और यह इतिहास की एक महज संजोग कहा जा सकता है, या एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्टरी कहा जा सकता है। इसमें एक कंट्राडिक्शन मिलता है कि अरस्तु जहाँ विश्व की आध्यात्मिक विजय के पक्षधर थे, अरस्तु विश्व के आध्यात्मिक विजय करना चाहते थे, वहीं उनका सबसे महान शिष्य जो हुआ वह विश्व की सैनिक विजय करना चाहता था। तो दोनों के उद्देश्यों में बहुत बड़ा अंतर रहा है। दोनों के उद्देश्यों में बहुत बड़ा अंतर रहा है कि एक का लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन में था और दूसरा का लक्ष्य साम्राज्यवादिता और सैनिक प्रवृत्ति में था। 2 क्वेश्चन आगे समझिएगा। अरस्तु का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो महात्मा बुद्ध से मिलता जुलता है। कौन सा है? गोल्डन मीन का सिद्धांत। गोल्डन मीन का मतलब होता है आपका स्वर्णिम मार्ग। गोल्डन मीन, थियरी ऑफ गोल्डन मीन, यही महात्मा बुद्ध का है मध्यम मार्ग, थियरी ऑफ मिडल मीन। तो महात्मा बुद्ध पूछेगा तो थियरी ऑफ मिडल मीन, और अरस्तु पूछेगा तो थियरी ऑफ गोल्डन मीन, स्वर्णिम मार्ग। और दोनों का कंसेप्ट इतना ही है कि किसी भी सांसारिक वस्तु के प्रति न अतिशय आसक्ति होनी चाहिए, न अतिशय अनासक्ति होनी चाहिए। तो कहता है कि तृष्णा नहीं होना चाहिए, अत्यधिक इच्छा नहीं होना चाहिए, और अत्यधिक, ठीक है, अनिच्छा भी नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इसी को कहते हैं मिडल मीन का सिद्धांत, और इसी को गोल्डन मीन की थियरी भी कहते हैं। अब आगे चलिए। अब आते हैं सिकंदर के इतिहास पे। ये तो प्रारंभिक है। अब इसमें इतिहास के स्रोत, हमने अभी सिकंदर के प्रारंभिक चीज़ों पे फोकस किया। अब देखते हैं कि सिकंदर के बारे में या यूनानी आक्रमण के बारे में, यूनानी संपर्क के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास प्राप्त होते हैं। इसमें तो सबसे पहला स्रोत क्या है? सबसे पहले वे यूनानी इतिहासकार आते हैं
जो सिकंदर के समकालीन रहे थे, जो सिकंदर के साथ भारतीय अभियान पे थे, भारत पे आक्रमण के दौरान जो सिकंदर के साथ थे, वे लोग आते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपके हैं नियार्कस, अरिस्टोब्यूलस और आनेसिक्टिस। ठीक है, नियार्कस, अरिस्टोब्यूलस और आनेसिक्टिस। इसमें से इन तीनों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बाद में देखिए, जो नियार्कस ने ग्रंथ लिखा, किताब लिखा, जो अपने उन्होंने विचार दिए, वो हमारे पास मूल रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। वो कहाँ मिलते हैं? आगे चलकर जब स्ट्रैबो और एरियन ने बुक लिखा आगे चलकर, तो स्ट्रैबो किताब कौन सी है? जियोग्राफिका। और एरियन की? एरियन इंडिका है। ठीक है, इंडिका। ठीक, तो अब क्या हुआ कि ये जो दोनों किताबें लिखी गई, इनमें दोनों में नियार्कस के अनेक दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है और इनका मुख्य आधार जो थे वह नियार्कस थे। तो नियार्कस के आधार पे इन्होंने जो व्याख्या किया, उसी व्याख्याओं को आधार बना के आगे के इतिहास बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह अरिस्टोब्यूलस हैं। अरिस्टोब्यूलस का जो किताब है वह है हिस्ट्री ऑफ वार। अरिस्टोब्यूलस की किताब है हिस्ट्री ऑफ वार। अरिस्टोब्यूलस हिस्ट्री ऑफ वार। हिस्ट्री ऑफ वार में अरिस्टोब्यूलस ने इसके बारे में जानकारी दिया है। और आनेसिक्टिस ने सिकंदर की जीवनी लिखा है। लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर की जीवनी, इनकी किताब का नाम है सिकंदर की जीवनी। सिकंदर की जीवनी लिखा है। और इसके बाद आधुनिक काल में सिकंदर के जो मुख्य जीवनीकार हैं, जिन्होंने लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी किताब का नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, वे हैं फिलिप फ्रीमैन। सिकंदर के जीवनीकार हैं फिलिप फ्रीमैन। इनकी किताब का नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनकी किताब का नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट फिलिप फ्रीमैन की किताब है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा, लुई फिशर किसके जीवनीकार हैं? लुई फिशर गांधी जी के। ठीक है, और फ्रैंक मोरेस किसके हैं? टैगोर के हैं, आर एन टैगोर। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। व्यक्तित्व एक तरफ, व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति, एक तरफ लिखिए व्यक्ति, दूसरी तरफ लिखिएगा जीवनीकार, दूसरी तरफ लिखिएगा जीवनीकार। सिकंदर, व्यक्ति में सिकंदर, जीवनीकार हैं फिलिप फ्रीमैन, जीवनीकार हैं फिलिप फ्रीमैन। अगला लिखिएगा महात्मा गांधी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी, लुई फिशर, महात्मा गांधी, लुई फिशर। अगला लिखिएगा आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर। इनके जीवनीकार हैं
फ्रैंक मोरिस, फ्रैंक मोरिस, इनके जीवनीकार हैं फ्रैंक मोरिस। अगले हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के जीवनीकार हैं मीनू मसानी, दादा भाई नौरोजी के जीवनीकार हैं मीनू मसानी। अगले हैं सुभाष चंद्र बोस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस, इनके जीवनीकार हैं ह्यू तोए, ह्यू तोए, इनके जीवनीकार हैं ह्यू तोए। स्प्रिंग टाइगर जो किताब है वो सुभाष चंद्र बोस की खुद की किताब है। क्वेश्चन आता है याद रखिएगा, अगर स्प्रिंग टाइगर पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद लिखा है, लेकिन जो इनके जीवनीकार हैं वो दूसरे हैं ह्यू तोए, वो उन्होंने दूसरी किताब लिखा है। ठीक है, तो ये अंतर है। अगला लिख लीजिएगा मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब के जीवनीकार हैं इब्न इसाक, इब्न इसाक, इसाक में बड़ा सा इब्न इसाक। इब्न इसाक हो गया। अब आगे समझिएगा, इसके बाद जो सिकंदर के संदर्भ में जो अन्य स्रोत हैं उनमें कौन से आते हैं, उनमें मुख्यतः अगले आते हैं मेगास्थनीज। ये मत सोचिएगा साथ में नहीं आए थे, क्योंकि इन्होंने बाद में उल्लेख किया है, बाद में इन्होंने अनेक उल्लेख किया है जिससे पता चलता है सिकंदर के बारे में। जैसे मेगास्थनीज ने लिखा तो इंडिका, मेगास्थनीज ने लिखा है ग्रंथ इंडिका। यद्यपि इंडिका भी मूल रूप से प्राप्त नहीं होती है, इंडिका नाम से 3 लोगों ने ग्रंथ लिखा है। ठीक, केसियस या टेसियस और मेगास्थनीज और एरियन। ठीक है, तो 3 लोगों ने इंडिका नाम से ग्रंथ लिखा है। जो मेगास्थनीज की इंडिका है यह अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इसके जो दृष्टांत हैं, इसके दृष्टांत मतलब इनमें जो बातें लिखी गई हैं उनको आधार बना के कई इतिहासकारों ने बाद में इनके उदाहरण के एग्जाम्पल को आधार बना के किताब लिखा है। तो उनमें 6 लोग प्रमुख हैं, ठीक है, जिन्हें हम कोड से याद करते हैं SDPAPJ, ठीक है, SDPAPJ, ठीक है। तो उसमें है स्ट्रैबो, दूसरे हैं डियोडोरस, इसके बाद प्लिनी, फिर उसके बाद आपके हैं एरियन, ठीक है, उसके बाद आपके हैं प्लूटार्क और फिर है जस्टिन। ये 6 लोग जो हैं इन्होंने मेगास्थनीज को आधार बना के अपना ग्रंथ लिखा है। यद्यपि स्ट्रैबो मेगास्थनीज से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं था, इसीलिए लिखता है कि मेगास्थनीज झूठे हैं, मेगास्थनीज का जो वर्णन है वो झूठा है, वो सही नहीं है। ठीक है, हालांकि उनके बहुत सारे दृष्टांत को उन्होंने लिया जरूर है। दूसरी बात, जब इन लोगों ने 6 लोगों ने मेगास्थनीज को आधार बना के बहुत सारी चीज़ों को जब इलस्ट्रेट किया, उनकी बातों को उन्होंने डिपिक्ट किया, तो बाद में इन सभी जितने भी ये छिटपिट उदाहरण मिलते हैं अनेक इतिहासकारों में, इन सबको डॉक्टर स्वानबेक ने, डॉक्टर स्वानबेक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डॉक्टर स्वानबेक ने क्या किया, उन सबको संकलित किया। सबको संकलित करने के बाद मैकडोनल महोदय ने बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। मैकिंडल महोदय ने बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तो पहले स्वानबेक ने इसको संकलित किया है और मैकिंडल महोदय ने बाद में इसे अनुवादित किया है। ठीक है, तो ये आपको लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कौन से?
अर्थशास्त्र का जॉली ने किया है, अंग्रेजी में जॉली। आर शाम शास्त्री ने केवल खोजा है। खोजा क्या है, उनको त्रावणकोर के एक विद्वान थे, उन्होंने दे दिया था। ठीक है, तो वही अब उनकी चाहे खोज मान लीजिए चाहे जो मान लीजिए। इसके बाद अन्य प्रमुख जो व्यक्तियों में इनके इतिहास से संदर्भित है, उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है विंसेंट स्मिथ। अन्य महत्वपूर्ण है विंसेंट स्मिथ। स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। और इनकी एक महत्वपूर्ण अन्य रचना है अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर। अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर इनकी महत्वपूर्ण दूसरी ग्रंथ है, अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सिकंदर के आक्रमण के साथ साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसके प्रभावों की व्यापक चर्चा की गई है। और वह चर्चा पूरी तरह से कॉलोनियल पॉइंट से, पूरी तरह से वह इंपीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कहते हैं पैक्स ब्रिटानिका, उसी दृष्टिकोण से व्याख्या की गई है। सामाजिक दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए केवल हर चीज़ में पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास किया गया और भारतीय जनमानस में प्रतिरोध की भावना को नकारा गया है। हम इसकी चर्चा भी आगे फिर करेंगे। तो और इस एक अन्य है एडविन अर्नाल्ड। एक अन्य अंग्रेजी इतिहासकार महत्वपूर्ण है एडविन अर्नाल्ड। इनसे भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सिकंदर की 3 रानियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें नोट्स में मिलेगा, आपको लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जिसमें एक हैं रुखसाना, कहीं कहीं उनका नाम है रुखसाना। ठीक है, तो पहली उनकी है रुखसाना जो बैक्टीरिया की हैं और केवल उन्हीं से एक पुत्र सिकंदर को हुआ था। ठीक है, वो भी माना जाता है कि सिकंदर के मृत्यु के बाद पैदा हुआ था, जिसे कहा था अलेक्जेंडर 4। और ये भी याद रखिएगा, सिकंदर कभी अगर पूछ ले अलेक्जेंडर 1 है कि अलेक्जेंडर 2, अलेक्जेंडर 3 कि अलेक्जेंडर 4, तो जान ली सिकंदर अलेक्जेंडर 3 हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। सिकंदर का मतलब अलेक्जेंडर 3। तो पहली रानी उनकी है रुखसाना, ये जो बैक्टीरिया की हैं, और दूसरी और तीसरी दोनों रानी उनकी फारस की हैं, जिनमें से एक का नाम है स्टेटिरा और दूसरे का नाम है पेरिसाइटिस। आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये उनकी रानियों के नाम हैं स्टेटिरा और पेरिसाइटिस। अब आते हैं हम, ये तो आपके महत्वपूर्ण स्रोत हो गए। अब आते हैं सिकंदर के आक्रमण पे। शासक बनने के बाद 336 ईसा पूर्व में शासक बनने के बाद सिकंदर एक महान उद्देश्य से प्रेरित होकर विश्व विजय के लिए निकलता है। जो उसका प्रारंभिक उद्देश्य था वह पहले मकदूनियाई राज्य को सॉलिडेट करना था। तो मकदूनियाई राज्य को के सॉलिडेशन के लिए उसने सबसे पहले प्रयास किया। तो पहले उसने मकदूनिया के आसपास के क्षेत्रों और यूनान को जीता। यूनान को जीतने के बाद फिर सिकंदर आगे एशिया माइनर, मतलब एशिया माइनर कहाँ है, तुर्की में है, तो एशिया माइनर तक पहुँचते हैं। एशिया माइनर की विजय करने के बाद सिकंदर आगे बढ़ते हैं और सिकंदर फिर वहाँ से पहुँच जाते हैं आपके मिस्र, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के बाद फिर सिकंदर आगे पहुँचते हैं और पहुँच जाते हैं फारस तक। मतलब सिकंदर अनेक क्षेत्रों की विजय करते हैं, जिसमें आपके बैक्टीरिया, सोग्डियाना, बेबीलोनिया, हाँ, मिस्र,
और एशिया माइनर, ये सभी क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों को जीतने के बाद अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत करने के बाद, सुदृढ़ करने के बाद सिकंदर जब ईरान तक पहुंचता है, तो ईरान तक जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे दो प्रमुख युद्ध होते हैं। 434 बीसी में मैंने चर्चा किया ईसस का युद्ध, और दूसरा 334 में ईसस का युद्ध, और 331 में आपका अर्बेला का युद्ध। इन अर्बेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व में, जिसमें दारा तृतीय अंतिम रूप से पराजित होते हैं। इसके बाद पूरी तरह से ईरानी साम्राज्य पे सिकंदर का अधिकार हो जाता है। तो ये तो गया। अब इसके बाद सिकंदर जब ईरान तक जीत लेता है, तो ईरान के बाद आपका जो भारतीय क्षेत्र है, ठीक है, जो हिंदुकुश पर्वत का क्षेत्र है, और जिसे कहा गया काकेशस, इंडियन काकेशस, यहाँ तक का क्षेत्र पा जाता है। सिकंदर ने क्या किया, यूनानी स्थिति को सुदृढ़ किया और मकदूनिया का राज्य का कार्यभार किसे दिया। जब भारतीय अभियान पे सिकंदर निकला तो यूनानी राज्य का कार्यभार किसे दिया था, एंटीपेटर। ठीक, तो एंटीपेटर को उसने मकदूनियाई या यूनानी राज्य का कार्य देकर वह भारत की तरफ अभियान करता है, और उसके साथ उसका प्रिय जो घोड़ा था बुकेफाला, ठीक है, बुकेफाला भी साथ आता है। बुकेफाला जो है, बुकेफाला का भी इतिहास प्राप्त होता है। कहा जाता है कि बुकेफाला को सिकंदर ने 13 टैलेंट में ख़रीदा था। सिकंदर ने उसे 13, एक ट्रेडर था, व्यापारी था, थ्रेलेसिया से आया था, उसी ने ही बेचा था, और वह 13 टैलेंट का था, और वह लगभग 30 वर्ष की अवस्था में उसके घोड़े की मृत्यु हुई थी, और उसी के नाम पे बाद में बुकेफाला नगर की स्थापना हुई थी। बुकेफाला का मतलब होता है आक्स हेड। बुकेफाला का मतलब होता है आक्स हेड, मतलब सर्वश्रेष्ठ समझ सकते हैं। सिकंदर के अभियान, तो हमने चर्चा की सिकंदर बैक्ट्रिया तक पहुंच चुका था। बैक्ट्रिया मध्य एशियाई क्षेत्र है, ठीक है, बैक्ट्रिया जो है मध्य एशियाई क्षेत्र है। बैक्ट्रिया मैंने चर्चा किया था, जो आपका सिल्क रूट आता है वह चाइना के शेरी नामक स्थान से चलता है, सिल्क रूट। तो वो जो सिल्क रूट आता है वह बैक्ट्रिया में उसका मेन जंक्शन था, और भारत से जो उत्तरापथ के मार्ग जाते थे, एक तो जाता था ताम्रलिप्ति से होकर बंगाल से, और दूसरा जाता था आपका भृगुकच्छ या भरौज से, मतलब गुजरात के क्षेत्र से। दोनों जो होते थे कहाँ से जाते थे, तक्षशिला पहुँचते थे। तक्षशिला इनका मुख्य जंक्शन था, और तक्षशिला से क्या होता था, आगे लोग बढ़ते थे, पहुँचते थे बैक्ट्रिया तक। तो बैक्ट्रिया में फिर उधर से चाइना के व्यापारी, इधर से भारतीय व्यापारी पहुंचते थे, मध्य एशियाई व्यापारी, और यहाँ से यह मार्ग सीधे पहुंच जाता था रोम तक जाता था। ठीक, अब समझ, तो क्या हुआ कि बैक्ट्रिया तक अधिकार करने के बाद और ईरानी साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद सिकंदर काबुल के रास्ते होते हुए खैबर दर्रा से सिकंदर आया है, याद रखिएगा, ठीक है। और महमूद गजनवी गोमल दर्रा से आया है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो क्या हुआ कि खैबर के दर्रा से, सॉरी एक क्वेश्चन गलत हो गया, खैबर दर्रा से महमूद गजनवी और सिकंदर दोनों आए हैं, और गोमल दर्रा से आया है मोहम्मद गोरी, गोमल दर्रा से। ठीक, इसके बाद इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं, और भारतीय प्रदेशों में हिंदुकुश पर्वत के पास स्थित जो निकाया नगर है, पहला नगर, उसी नगर में पहली बार वो प्रवेश करता है, निकाया में। यहाँ पे ही तक्षशिला के शासक आम्भी से उसकी मुलाकात होती है, और आम्भी ने सिकंदर को भारतीय अभियान के दौरान
भारतीय अभियान के दौरान पूरी तरह से सहायता देने का आश्वासन दिया, जो भारतीय इतिहास में लिखित रूप से देशद्रोह का प्रथम उदाहरण माना जाता है। लिखित उदाहरण पहला है, इसके पहले के उदाहरण जो है वो मिथकी हो सकते हैं, मेथोडोलॉजिकल हो सकते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिलता है। तो प्रथम लिखित जो है देशद्रोही आंधी को माना जाता है। इसी तरह हिंदुकुश पर्वत, जिसे इंडियन काकेशस भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन काकेशस का जो पर्वत है यहाँ तक, और इसे यूनान वाले कहते हैं पैरोपेनिसस। पैरोपेनिसस मतलब होता है हिंदुकुश पर्वत, पैरोपेनिसस, छोटा सा है दोनों, पैरोपेनिसस हिंदुकुश पर्वत का नाम है, इसी का नाम है इंडियन काकेशस। तो यहाँ तक जब पहुँच जाते हैं तो इसी के उत्तरी क्षेत्र में शशिगुप्त का राज्य था, और शशिगुप्त ने भी सिकंदर से संधि समझौता किया और उसे सहायता देने का आश्वासन दिया। इन सभी आश्वासनों के फलस्वरूप सिकंदर सबसे पहले पुष्कलावती के शासक, ठीक है। ये जो बेसिकली क्षेत्र हैं, अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ का जो भारतीय जियोग्राफिकल एक्सटेंशन है और जो जियोग्राफिकल एटमॉस्फेयर है उस टाइम का, उसको समझिएगा। इस समय तक भारत में प्राक मौर्य अवस्था के कबीलाई सामाजिक जीवन था। अभी भी बड़े क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना नहीं हुई थी। राज्य छोटे छोटे आपके कह सकते हैं जनात्मक से ऊंचे जनपद के मॉडल के और महाजनपद के मॉडल के राज्य थे। उनमें काफ़ी जो थे इधर छोटे छोटे वो कबीलाई स्वरूप, जिसे कहते हैं चीफडम, सरदारी सिस्टम में ही तो बहुत सारे राज्य थे। ऐसे राज्यों की संख्या कई मानी जाती है। राय चौधरी तो मानते हैं कि ऐसे राज्यों की संख्या 28 थी। तो संभवतः बहुत छोटे छोटे राज्यों का वहाँ पे अस्तित्व था। राज्य न कह के कहिए नगरीय राज्य समझ सकते हैं, आपके एक प्रकार से सिटी स्टेट थी, ठीक है। तो ऐसे राज्यों में सिकंदर जब इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो उसे छोटे छोटे राज्यों को पराजित करना पड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि भारतीयों ने कभी इंटीग्रेटेड यूनाइट होके इंटीग्रेटेड पावर के रूप में कभी उसका प्रतिरोध नहीं किया, और इसीलिए हर सत्ता को अलग अलग लड़ना पड़ा। इसमें मुख्यतः जो प्रथम लड़ाई होती वो होती पुष्कलावती के शासक थे। पुष्कलावती के जो शासक थे वो थे अष्टक, वो पहली बार पराजित होते हैं। उनके पराजय के बाद सिकंदर आगे बढ़ता है अश्वक एक जनजाति है, जनजातीय कबीलाई राज्य, जिनकी राजधानी थी मस्सग। तो अश्वक, इनकी राजधानी थी मस्सग, ठीक है, इनकी राजधानी थी मस्सग। मस्सग में भीषण संघर्ष हुआ और कहा जाता है कि मस्सग में पहली बार सिकंदर ने स्त्रियों और बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसके कारण सिकंदर की अनेक आलोचना की गई। कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा कि यह सिकंदर जैसे महान राजा के व्यक्तित्व पे सबसे बड़ा धब्बा है, क्योंकि वे लोग जो अश्वक थे वे लोग संधि समझौता कर चुके थे। संधि के बावजूद सिकंदर ने कत्लेआम कराया था। तो पहली बार स्त्रियों और बच्चों के नरसंहार का भी उदाहरण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सिकंदर के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद सिकंदर का अन्य आक्रमण होता है, एक अन्य जनजाति है अर्जुनायन से क्वेश्चन कई बार बना है, याद रखिएगा। अर्जुनायन जनजाति है। ये सभी जनजाति पश्चिमी भारत के हैं। यह जो अर्जुनायन है, यहाँ पे जब सिकंदर ने आक्रमण किया, कहा जाता है कि अर्जुनायन में जब पुरुष युद्ध किए, ठीक है, लेकिन जब जीत नहीं पाए तो अंततः ये स्त्री बच्चों को सबको लेकर अग्नि में कूद गए। तो यह भारतीय इतिहास में जौहर प्रथा का प्राचीनतम उदाहरण है। जौहर प्रथा का प्रारंभिक उदाहरण है। अब जौहर प्रथा का मतलब होता है कि विदेशी आक्रांता के सामने अपने अस्तित्व को बचाए रखने, अपनी प्रजाति शुद्धता को बचाए रखने के लिए बेसिकली स्त्रियों के द्वारा आग में कूदकर सामूहिक रूप से जो प्राण उत्सर्जन की प्रक्रिया है उसे कहते हैं जौहर प्रथा। इसका प्रारंभिक उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण भारतीय इतिहास में
अर्जुनायन जनजाति के समक्ष मिलता है जो सिकंदर के आक्रमण के समय हुआ था। और इसका सबसे व्यापक उदाहरण मिलता है आपका मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मावती के द्वारा किया गया जौहर का उल्लेख मिलता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके, हमने जो अभी चर्चा किया था अश्वक में कर्टियस ने तो यहाँ तक कहा है कि कर्टियस कहता है कि जो अश्वकों की रानी थी क्लियोफिस, उन्होंने कहा था क्लियोफिस पर मोहित होकर सिकंदर ने संभवतः यह कार्य किया था। और यहाँ तक कि भारतीय इतिहासकार तो उस रानी का उल्लेख करते ही हैं। इतिहासकार जस्टिन, जो तत्कालीन तो नहीं बल्कि कह सकते उसके बाद के यूनानी इतिहासकार हैं, जस्टिन ने ऐसी रानी को प्रॉस्टिट्यूट क्वीन कहा है। जस्टिन ने ऐसी रानी को बेश्या रानी कहा है। तो किसको? क्लियोफिस। तो क्लियोफिस का उदाहरण कहाँ पे है? अश्वकों में। तो क्लियोफिस का उदाहरण मिलता है अश्वकों में और जौहर प्रथा का उदाहरण मिलता है आपका अर्जुनायन में। तो जौहर प्रथा और सती प्रथा में देखिए अंतर, समझिएगा अंतर है। सती प्रथा पति के मृत्यु के बाद होता है और जौहर प्रथा युद्ध लड़ाई आदि के दौरान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किया जाता है। तो दोनों में अंतर है। इसके बाद सिकंदर का जो अन्य महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ वह पूर्व प्रदेश, उसका पूर्व प्रदेश में हुआ। तो जो पूर्व प्रदेश था वहाँ के राजा थे पोरस। यह मुख्यतः पंजाब में झेलम और चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र था। झेलम को बितस्ता भी कहते हैं और झेलम को हाइडेस्पिस भी कहते हैं। हाइडेस्पिस, तो झेलम को बितस्ता और हाइडेस्पिस दोनों नाम से कहा जाता है। और इसके बाद चेनाब को अस्सिकेनस कहते हैं। अस्सिकेनस, तो यह अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको डायरेक्ट झेलम नहीं देगा तो आपको देगा हाइडेस्पिस या अस्सिकेनस। और इस युद्ध का नाम देता है कभी बितस्ता का युद्ध, कभी झेलम का युद्ध और कभी कहता है हाइडेस्पिस का युद्ध। तो जो पोरस के साथ हुआ, यद्यपि पोरस के संदर्भ में भी यूनानी इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। कुछ इतिहासकारों ने इसे कुमायूं का शासक माना है, ठीक है, लेकिन यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। पोरस के पिता थे राजा बमनी उनके पिता का नाम है। पोरस के पिता का नाम राजा बमनी और माता का नाम है अनुसुईया। पोरस के युद्ध के संदर्भ में कहा जाता है कि सिकंदर का जो पोरस के साथ युद्ध हुआ, इस युद्ध में भी एक दो बड़े कंट्राडिक्टरी उदाहरण मिलते हैं या कंट्राडिक्टरी हमें इंफॉर्मेशन, सूचनाएं मिलती हैं। जैसे इस युद्ध के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है वो कहा जाता है कि प्रारंभिक में जो पहली झड़प हुई थी वह पोरस के पुत्र के साथ हुई थी, ठीक है। और उसको पराजित करने के बाद जब वो लोग भाग जाते हैं, उसके बाद झेलम के तट पे पोरस से युद्ध होता है, जिसे कहता है बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिस का युद्ध। हाइडेस्पिस का युद्ध जब हुआ तो इसके संदर्भ में कर्टियस कहता है कि पोरस की सेना हेराक्लीज की मूर्ति सामने रख के लड़ती है। हेराक्लीज मतलब होता है भगवान कृष्ण। इसका मतलब होता है इस समय तक वैष्णव धर्म या कृष्ण की महत्ता प्रतिपादित होती है। तो कर्टियस कहता है कि हेराक्लीज की मूर्ति को सामने रख के पोरस की सेना लड़ी थी। एक तो इसका ये उल्लेख होता है। दूसरा उल्लेख मिलता है, प्लूटार्क कहता है कि यह युद्ध बहुत भीषण चला और काफ़ी देर तक युद्ध चलता है, लगभग 8 घंटा तक लगातार युद्ध चला। लेकिन हर बार की तरह इस बार नियत ने या भाग्य ने सिकंदर का साथ नहीं दिया। यह वर्णन जो है आपका, यह वर्णन कहता है प्लूटार्क। अब प्लूटार्क के वर्णन को अगर सही माना जाए तो इससे ये साबित होता है कि संभवतः यह युद्ध जो था उसमें पूरी तरह से सिकंदर सफल नहीं हो पाया था। संभवतः इसी को इशारा करता है उसका वर्णन कि इस युद्ध में जो संधि समझौता हुआ, जिसके तहत बाद में
बाद में पोरस को उसका भूखंड राज्य वापस करते हुए अन्य क्षेत्रों को भी उसके राज्य में समाहित कर दिया गया और उनके साथ यथोचित राजा सम व्यवहार भी किया गया। तो इससे भी लगता है कि संभवतः इस युद्ध में पोरस पूरी तरह पराजित नहीं हुआ था और न तो सिकंदर अंतिम रूप से जीत ही पाया था। इसमें भी तो ये आपके कंसेप्ट हो सकते हैं। कहा जाता है कि अपने अंतिम दौर में, जो इस युद्ध के अंतिम दौर में जब पोरस काफ़ी थक गए थे तो उसके बाद पोरस के मित्र जो थे पोरस के एक मित्र हैं मेरोस, उन्होंने ही उनको काफ़ी समझाया बुझाया था और उसके बाद ही संभवतः संधि समझौता हुआ था। तो मेरोस के प्रयास से ही संधि समझौता इसमें हुआ था। तो एक उदाहरण ये भी हो सकता है। इसी युद्ध के विजय के फलस्वरूप सिकंदर ने निकाया नामक नगर की स्थापना किया। निकाया का मतलब होता है विजयनगर। निकाया का मतलब होता है विजयनगर। तो और इसके बाद, इस युद्ध के बाद, पोरस से संघर्ष के बाद गांधारिन प्रदेश में छोटा पुरु, ठीक है, पोरस का पुत्र था छोटा पुरु राज्य करता था। इसके बाद सिकंदर ने उस क्षेत्र को पर भी अधिकार किया और फिर इसके बाद सिकंदर पंजाब की एक अन्य महत्वपूर्ण जनजाति कठों पे आक्रमण करते हैं, जिनकी राजधानी थी सांगल। कहा जाता है कि कठों ने भीषण संघर्ष किया था और सिकंदर को सबसे ज़्यादा परेशान किया था। और इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि पोरस ने 5000 सेना से अगर सहायता न दिया होता तो संभवतः सिकंदर वहाँ पराजित हो गए होते। तो यह भी महत्वपूर्ण युद्ध था। इसके बाद सिकंदर की अंतिम विजय थी पाटल विजय। सिकंदर की अंतिम विजय है पाटल। तो अंतिम विजय याद रखिएगा, सिकंदर की अंतिम विजय है पाटल विजय। और यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि पाटल में 2 राजाओं का शासन था। पाटल में 2 राजाओं का शासन था। नोट कर लीजिए। दो राजाओं का शासन था। इन सब क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद सिकंदर किस नदी तक पहुंचता है? किस नदी से लौटता है? ब्यास नदी, रावी नदी, ब्यास नदी ना, क्योंकि ब्यास नदी के जो पूर्वी क्षेत्र था उस समय तक यहाँ पे भारत में नंद वंश की स्थापना हो चुकी थी। हमने कल चर्चा किया था। और नंद वंश ने एक बड़े साम्राज्य पे अधिकार किया था और पूर्वी भारत के बड़े क्षेत्रों पे, जिसमें मुख्यतः कुरु, पांचाल, अश्वसेन, ठीक है, और सूरसेन, ठीक है, इन सब के क्षेत्र आते हैं। और कलिंग तक के क्षेत्र पे महापद्मनंद ने अधिकार कर लिया था। तो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर चुके थे। इन्हीं सब के कारणों के कारण संभवतः या इन्हीं सब की वजह से सिकंदर के जो सैनिक थे, जो काफ़ी समय से यूनान से दूर थे, अपने घर से दूर थे, वे लोग धीरे धीरे युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे और यहीं से सिकंदर रिट्रीट करता है, वापस जाता है। और कहा था कि रास्ते में जब वह बेबीलोन पहुंचता है, ठीक है, बेबीलोनिया में पहुंचता है, तो वहीं पर उसकी मृत्यु होती है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोनिया में होती है और सिकंदर का दाह संस्कार होता है मिस्र में। मिस्र में एक जगह है सिकंदरिया, मिस्र में एक जगह है। तो ये कौन सा महादेश है? अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश है? अफ्रीका महादेश। तो सिकंदर ऐसा व्यक्ति है जिसकी जन्म और मृत्यु और अंतिम संस्कार तीनों अलग अलग देशों में हुआ है। जन्म यूनान में हुआ है और मृत्यु बेबीलोनिया में हुआ है। मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया की सभ्यता सुने हैं ना? ये सब कहाँ पे है? इराक में है ना। और तीसरा आपका इनकी मृत्यु कहाँ हुई है और उनका अंतिम संस्कार हुआ है सिकंदरिया में। सिकंदरिया मिस्र में स्थित है, अफ्रीका महादेश। बल्कि आप तीनों देश का कहेंगे, 3 महादेश हैं। एक एशिया महादेश में पड़ता है, ठीक है, दूसरा यूरोपीय महादेश में पड़ता है
और तीसरा कहाँ पड़ता है, तीसरा आपको अफ्रीका महादेश पड़ता है। तो 3 महादेशों में समझिए उन्होंने यात्रा किया है। सिकंदर के जो मृत्यु हुई थी उस संदर्भ में प्लूटार्क आदि इतिहासकारों ने, कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि इनको बेबीलोनिया में जहर दे दिया गया था। यद्यपि इसके संदर्भ में कोई ऑथेंटिक स्रोत हमारे पास नहीं है कि जिसके बारे में हम कह सकें। ये कहा था कि सिकंदर संभवतः बीमार हुए और बीमारी की अवस्था में सिकंदर धीरे धीरे क्षीण होते गए और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की जो शव पेटिका है वह रखी, जिसे कहते हैं सैक्रोफेगस, यह रखी गई है सिडोन में। सिडोन का एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपुल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपुल, आपको नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पे रखी गई है और यह अपनी मूर्तिकला के लिए बड़ी फेमस है। यह अपनी मूर्तिकला के लिए बहुत फेमस है, जो सिडोन में रखी गई है। इसके बाद सिकंदर की मृत्यु के बाद, चूँकि सिकंदर का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ था, बाद में रोक्साना से एक पुत्र होता है जिसे कहा गया अलेक्जेंडर फोर्थ। लेकिन तब तक क्या हुआ कि गृहयुद्ध की स्थिति इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो सिकंदर के जितने सेनापति थे वो लोग आपस में ही संघर्ष करते थे सत्ता प्राप्त करने के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में 2 संधि होती है। पहली संधि होती है ट्रिपरैंडिस की संधि। ट्रिपरैंडिस की संधि होती है 23 में। ट्रिपरैंडिस की संधि यह होती है 323 बीसी में। सिकंदर की मृत्यु के बाद 323 बीसी में होती है ट्रिपरैंडिस की संधि। और इस संधि में भारतीय प्रदेशों की चर्चा की गई है। इस संधि में भारतीय प्रदेशों की चर्चा की गई है। इसका मतलब है कि 23 तक भारत के जो विजित क्षेत्र हैं वे क्षेत्र अभी तक यूनानी आधिपत्य में थे। लेकिन इसके बाद 21 में 321 बीसी में एक दूसरी संधि होती है बेबीलोन की संधि। बेबीलोन की संधि होती है और इस संधि में भारतीय प्रदेशों की चर्चा नहीं है। इस संधि में भारतीय प्रदेशों की चर्चा नहीं होती है। इससे पता चलता है कि इस समय तक यूनानी आधिपत्य समाप्त हो चुका था भारत से। अब ऐसे भी समझिए कि 323 के बाद आया होगा 322 आएगा और फिर 321। 322 में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर क्षेत्रों को जीत लिया और जीत कर 322 ईसा पूर्व में ही मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। तो यूनानी प्रभुत्व के सारे क्षेत्र इस समय तक निकल गए। हम चर्चा क्या, अब चूंकि ठीक है तो निकल गए, तो इसका मतलब होगा कि बेबीलोन की संधि 21 तक पूरे प्रदेश हाथ से निकल चुके थे। तो चूंकि 22 में ही चंद्रगुप्त मौर्य का समय है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना के साथ ही सिकंदर के जो अभियान के फलस्वरूप जो भी क्षेत्र औपनिवेशिक या उपनिवेश बनाए गए उन सब का भी धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो चुका था। तो यहाँ तक कंसिडर किया। अब आते हैं प्रभाव पे। ठीक, अब जहाँ तक प्रभावों की चर्चा है सिकंदर के अभियान की, तो अगर इन प्रभावों की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इस संदर्भ में भी इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार जिन्होंने सिकंदर के संदर्भ में महत्वपूर्ण रिसर्च किए, जिनमें एक महत्वपूर्ण है आपके विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, और दूसरे महत्वपूर्ण हैं एडविन अर्नाल्ड, रोमिला थापर, राय चौधरी आदि। इनमें से अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में विंसेंट स्मिथ कहते हैं, चूँकि मैंने पहले चर्चा किया कि इनका दृष्टिकोण पैक्स ब्रिटानिका है, इनका दृष्टिकोण जो है कॉलोनियल है, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है। तो इन्होंने उसी दृष्टिकोण से इस सिकंदर के अभियान और उसके आक्रमणों के प्रभाव की भी चर्चा किया है। इन प्रभावों की चर्चा करते समय जो यूनानी दृष्टिकोण के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने सिकंदर के आक्रमण को ज़्यादा प्रभाव नहीं दिया है, ज़्यादा कह सकते हैं उसको उन्होंने प्रभावी या ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं माना है।
विंसेंट स्मिथ स्वयं कहते हैं, वो कहते हैं सिकंदर आंधी की तरह आया और झंझावात की तरह चला गया। सिकंदर आंधी की तरह आया और झंझावात की तरह चला गया। हाँ, और फिर कहते हैं कि सिकंदर के जाने के बाद भारत में जो युद्ध के घाव थे वो बहुत जल्दी भर गए और जो खेत खलिहान नष्ट हो गए थे वो जल्दी से ही लहलहाने लगे फिर से। इसलिए सिकंदर के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भारतीय फिर से अपने जीवन शैली में लौट गए। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहते हैं इंडिया रिमेन्ड अनचेंज्ड एंड द वुंड्स ऑफ बैटल वर क्विकली हील्ड एंड द रेवेज्ड फील्ड्स स्माइल्ड अगेन। वो कहता है कि मतलब ये चर्चा करने का तात्पर्य क्या है, थोड़ा और देखते हैं। एडविन अर्नाल्ड इस संदर्भ में कहते हैं, उन्होंने लिखा द ईस्ट मतलब होता है पूर्वी देश, मतलब इंडिया। कहता है द ईस्ट बोर्ड बिफोर द ब्लास्ट इन पेशेंस डीप डिस्डेन सी लेट द लेजियन थंडर पास एंड प्लंग्ड इन थॉट अगेन। वो कहता है कि जो पूर्वी देश है मतलब भारत है, वह धीर गंभीर घृणा के भाव से नतमस्तक हो गया और सिकंदर के सेना की आंधी जाने के बाद वह फिर से अपने विचारों में खो गया, विचारों में मग्न हो गया। इसका मतलब था कि भारतीय धर्म दर्शन परंपरा पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके पीछे एक कंसेप्ट ये भी था कि भारतीय आक्रमण आदि को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। भारत में जो भले ही आक्रमण हुआ इतना बड़ा, लेकिन आंधी और तूफान की तरह आया गया, भारत वाले इसको कोई तवज्जो नहीं दिए। ठीक है, कोई तवज्जो नहीं दिए, न इससे प्रभावित हुए। यह कंसेप्ट भारत के बड़प्पन के लिए या भारत को एक्सटोल करने, प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए यह प्रवृत्ति दिखाने के लिए किया गया कि भारतीय समाज जो है वह समाज वर्ग संघर्ष से हीन है। उस समाज में प्रतिरोध की भावना नहीं है। वह समाज के ऊपर अनेक आक्रमण हुए गए। ठीक है, आप लोग इन सब चीज़ें में ज़्यादा परेशान न रहें कि युद्ध हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सिकंदर जैसे बड़े बड़े आक्रमणकारी आए गए, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तो कहते हैं सिकंदर आए, शक आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, बहुत आए गए, लेकिन भारतीय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब भारतीय लोग में जो आधुनिक काल में जो साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति के खिलाफ जो राष्ट्रीय एकीकरण चल रहा था, जो नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल मूवमेंट की प्रक्रिया चल रही थी आधुनिक भारत में, इन इतिहासकारों ने उसी राजनीतिक जो राजनीतिक एकीकरण था और जो राष्ट्रवाद की भावना से ग्रसित होकर राष्ट्रवाद की भावना के फलस्वरूप जो राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा था, उसको कमज़ोर करने का प्रयास इन्हीं दृष्टिकोण से किया गया कि इस तरह के दृष्टिकोण से भारत पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट डाल के भारतीयों में इस प्रवृत्ति की प्रतिरोध की प्रवृत्ति और संघर्ष की प्रवृत्ति से रहित इन्हें दिखाकर इनमें इन भावना को समाप्त किया जाए। तो एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए ऐसे कंसेप्ट या ऐसे कथन दिए गए। जबकि आप समझिए, अगर गहराई से देखा जाए तो सिकंदर के आक्रमण का लगभग पश्चिमोत्तर भारत पे 250 वर्षों तक प्रभाव दिखाई देता है और सिकंदर ने अनेक जो उपनिवेश बसाए, वो उपनिवेश बहुत समय तक चलते रहे। जैसे कि सिकंदर के अगर आक्रमण के प्रभावों की चर्चा किया जाए तो आपसे जैसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव नहीं था, या सिकंदर के आक्रमण के कौन कौन से प्रभाव हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हमने अभी तो आपको ये दृष्टिकोण बताया। अब देखते हैं प्रभाव के दृष्टिकोण। अगर गहराई से इसको एनालिटिकल अप्रोच से देखा जाए तो हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के अनेक प्रभाव पड़े। सबसे बड़ा सिकंदर के आक्रमण का जो प्रभाव है वह यह है कि पश्चिमोत्तर भारत में जो ट्राइबल स्टेट की परंपरा थी, जो चीफडम पर आधारित थी, सरदारी सिस्टम जैसे कबीलों में पद्धति थी, सिकंदर पहला व्यक्ति हुआ जिन्होंने पश्चिम का राजनीतिक एकीकरण किया। तो एक प्रकार से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन सिकंदर की सबसे बड़ी देन थी। उस पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के फलस्वरूप उसने क्या किया, जिन जिन प्रदेशों को उसने जीता उन प्रदेशों को उसने 4 भागों में बांट दिया और एक भाग उसका आंभी को दिया। ठीक है, दूसरा भाग उसने एक पोरस को दिया, एक उन्होंने सिंधु का निचला जो भाग था उन्होंने पिथौन को दिया। ऐसे ही 4 क्षेत्रों में उसने विभाजित कर दिया। तो पहली बात तो जो छोटे छोटे बड़े राज्य थे, मैंने कहा राय चौधरी जी कहते हैं कि 28 राज्य थे, तो इसका मतलब है कि इन्हें चार
इकाइयों में, ये बड़े बड़े इकाइयों में बांट दिया, निश्चित तौर से इससे राजनीतिक एकीकरण को संबल मिलता है, बल मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या था, सिकंदर ने इन क्षेत्रों में, अपने विजित क्षेत्रों में अनेक उपनिवेशों की स्थापना किया, जो उसके बाद भी भारतीय संस्कृति और यूनानी संस्कृति के संपर्क, व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक विकास आदि के लिए महत्वपूर्ण रहे। जैसे निकाया हो गया, जैसे आपका सिकंदरिया हो गया, जैसे आपका सोग्डियन सिकंदरिया हो गया, हाँ, जैसे आपका बुकेफाला हो गया। ये सब जो नगर बनाए गए, ये सब नगरों का अस्तित्व बहुत समय तक बने रहे उपनिवेशों के, और इनके माध्यम से व्यापार, वाणिज्य, कला, संस्कृति आदि सभी में एक दूसरे देशों से संपर्क स्थापित हुआ। तीसरी बात, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिम से संपर्क और ज़्यादा प्रगाढ़ हुआ, व्यापार वाणिज्य और ज़्यादा बढ़ा, यह इसकी एक महत्वपूर्ण देन थी। चौथा सबसे महत्वपूर्ण इसका एक अन्य प्रभाव था कि सिकंदर के आक्रमण के साथ जो यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ आए या सिकंदर के बाद आए, उन्होंने भारत में पहली बार तिथि के साथ इतिहास लेखन करना शुरू किया। मतलब तिथियुक्त इतिहास लेखन की परंपरा सिकंदर की सबसे बड़ी देन है। और इसीलिए रोमिला थापर कहते हैं, रोमिला थापर यह मानती हैं, ठीक है, कि सिकंदर के आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे दूरगामी प्रभाव जो है वह यही है, तिथियुक्त इतिहास लेखन की शुरुआत। इसी तरह कहा जाता है कि निहार रंजन राय तो यहाँ तक मानते हैं कि जो मौर्य स्तंभों पर पशुओं की आकृतियाँ हैं, यह आकृतियाँ भी संभवतः यूनान से ही प्रभावित हैं। और सबसे बड़ा कला और संस्कृति के क्षेत्र में या कला स्थापत्य में प्रभाव पड़ता है आपका गंधार कला शैली का, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद जो यूनानी संपर्क हुआ, वह पश्चिमोत्तर भारत और यूनानी संपर्क के फलस्वरूप जो भारतीय हेलेनिस्टिक कला का विकास होता है, हाँ, उसके माध्यम से गंधार शैली विकसित होती है, और गंधार शैली व्यापक रूप से भारतीय संस्कृति को आगे चल के प्रभावित करती है। यह रहा है। मुद्रा शैली के क्षेत्र में सिकंदर का एक अन्य महत्वपूर्ण देन है। भारत में उलूक शैली की मुद्रा, उलूक जो यूनान में प्रचलित थी, उलूक शैली की मुद्रा सिकंदर की देन है। भारत में उलूक शैली की मुद्रा सिकंदर की देन है। और इसी के साथ साथ सिकंदर भारतीय धर्म दर्शन से भी बहुत प्रभावित हुआ था, और इसके बाद धर्म दर्शन भी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यहाँ पे एक और कथानक मिलता है, महत्वपूर्ण है, कि सिकंदर ने भारत के दो प्रमुख दार्शनिकों को बुलाया था। एक थे कल्याण, दूसरे थे मंडन ऋषि। कहा जाता है कि जब मंडन ऋषि को सिकंदर ने अपने दरबार में बुलाया तो मंडन ऋषि ने कहा कि मंडन ऋषि ने उनके आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और कहा कि शासक अगर चाहे तो हमारा सिर काट सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है और हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने मंडन ऋषि ने मना कर दिया था जाने से, ठीक है। तो यह भी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। यद्यपि भारतीय संस्कृति की समरसता है, भारतीय संस्कृति समन्वयवादी रहा है, जो बाद में जाके कई आक्रमणकारी, कई संप्रदायों आदि को आत्मसात कर लेता है और एक अखिल भारतीय संरचना की स्थापना करता है। तो इस पृष्ठभूमि में ही मैंने कहा, जो पश्चिमी भारत का एकीकरण, इसी पृष्ठभूमि में आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य ने इन क्षेत्रों को फिर से एकीकृत किया और एक बड़े अखिल भारतीय राज्य की स्थापना उन्होंने किया। इसीलिए राय चौधरी ने कहा है कि यदि पूर्वी क्षेत्रों में महापद्मनंद चंद्रगुप्त मौर्य के अग्रज हैं, तो पश्चिमोत्तर भारत में यह काम स्वयं सिकंदर महान ने किया है। तो सिकंदर महान भी वहाँ पे उनके अग्रज थे, उनके पायनियर थे, जिनके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा मिलती है। ये सिकंदर का भारतीय इतिहास के संदर्भ में महत्व है, उसकी प्रासंगिकता है। ठीक।